लाहौर का मौसम बहार इस साल भी निखार लेकर आया था। शालीमार बाग के फूल अपने रंगों की बहार लिटा रहे थे और दाता दरबार के चारों तरफ रूह परूर खुशबुओं का बसीरा था। उसी लाहौर में मॉडल टाउन की एक गली में खानदान की पुरानी हवेली नमा कोठी का हाल कुछ और ही था। वक्त की गर्दिशों ने उसके रंग व रोगन को बेरौनक कर दिया था, मगर अंदर बसने वालों की जिंदगियां रंगों से भरी हुई थीं। निजामुद्दीन खां, जिन्हें सब खां साहब कहते थे, एक मुतवस्सित सरकारी स्कूल में साइंस के उस्ताद थे। अपनी सख्त गैर तबीयत और इंजिबात की पाबंदी की वजह से तलबा में आयरन मीन के लक़ब से मशहूर थे, लेकिन घर में उनकी शख्सियत कुछ और ही थी, खासकर अपनी 4 बेटियों के साथ। खां साहब की बेगम नसीम 5 साल पहले एक मरमूज बीमारी से इंतकाल कर गई थी, जिसके बाद से वो अपनी 4 बेटियों के लिए माँ बाप दोनों का किरदार निभा रहे थे। आयशा सबसे बड़ी बेटी 25 साल की थी। वो एक खूबसूरत, ज़हीन और खुद मुख्तार लड़की थी। अपने वालिद की सख्ती के बावजूद उसने हमेशा डॉक्टर बनने का ख्वाब पाला था। सुबह सवेरे उठकर मेडिकल एंट्री टेस्ट की तैयारी करना उसका मामूल था। बाबा की बात से उनकी बात तक अमली तौर पर तस्लीम करना उसका शियार था, मगर अपने ख्वाबों के लिए वो किसी से समझौता नहीं करती थी। आयशा बेटी, नाश्ता तैयार है, चाय की प्याली हाथ में लिए हुए खां साहब ने पुकारा। आयशा ने अपनी किताब बंद की और नीचे आ गई। जी बाबा, आपकी दवाई ले ली? हाँ बेटा, ले ली। तुम अपनी फिक्र करो, आज शाम को रफिया चौधरी का बेटा मिलने आ रहा है। अच्छा खानदान है, लड़का वकील है। और खां साहब ने बात अधूरी छोड़ दी। आयशा के चेहरे पर हल्की सी परेशानी के आसार दिखाई दिए, लेकिन उसने हौसले से कहा, बाबा, मैंने आपसे कहा था ना कि अभी मैं शादी नहीं करना चाहती। मेरी पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इस उम्र में तुम्हारी हम उम्र लड़कियां 2-2 बच्चों की मां बन चुकी हैं। मैंने भी बहुत सोच समझकर फैसला किया है। खां साहब की आवाज में थोड़ा सा गुस्सा था। आसी लम्हे फातिमा, दूसरी बेटी, बावर्ची खाने से बाहर आई। 23 साल की फातिमा शादीशुदा थी और अपने शौहर के साथ कराची में रहती थी, लेकिन पिछले हफ्ते मामों की बेटी की शादी के लिए लाहौर आई हुई थी। फातिमा ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर कहा, बाबा, नाश्ता ठंडा हो रहा है, आएं। खान साहब ने फातिमा की बात सुनकर अपनी बात को टाल दिया और दोनों बेटियों के साथ खाने की मेज पर आ बैठे। फातिमा की आंखों में कुछ अजीब सा था जो आयशा से छिपाना था। आजकल वो अक्सर चुप चुप सी रहती थी और उसके चेहरे पर हमेशा एक डरी हुई सी कैफियत तारी रहती थी। कराची में उसकी जिंदगी कैसी गुजर रही है ये कोई नहीं जानता था, क्योंकि वो अपनी जाती जिंदगी के बारे में कभी कुछ बताती नहीं थी। नाश्ते की मेज पर ज़ैनब और मरियम भी आ गईं। ज़ैनब तीसरी बेटी 21 साल की थी और लाहौर यूनिवर्सिटी में कानून की तालबा थी। वो खानदान में सबसे ज्यादा बोलने वाली, सलझी हुई और हर काम में सालिसी करने वाली थी। उसका ज़हन तेज था और वो आसानी से मसाइल के हल तलाश कर लेती थी। बाबा, आज मेरी क्लास लेट है, मैं आपको स्कूल छोड़ दूंगी। ज़ैनब ने कहा, नहीं बेटा, मैं चला जाऊंगा, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। खां साहब ने जवाब दिया। सबसे छोटी मरियम 17 साल की थी और हाई स्कूल में पढ़ती थी। उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती थी और वो बहुत मुतजस्सिस तबीयत की मालिक थी। वो घर के हर कोने को खंगालती रहती थी और नई चीजें दरियाफत करना उसका मुशगला था। बाबा, आज की छुट्टी है ना, आज मैं आपके लिए आपकी पसंदीदा यखनी पिलाव बनाऊंगी, मरियम ने खुशी से कहा। खान साहब ने मुस्कुराकर अपनी सबसे छोटी बेटी के सिर पर हाथ फेरा। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे बेटी, तुम बिल्कुल अपनी उम्मी की तरह हो, भूल जाते हैं कि तुम अभी बच्ची हो। चारों बहनें और खान साहब ने इस तरह अपना नाश्ता किया और फिर अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। आयशा ने अपनी पढ़ाई जारी रखी, फातिमा कपड़े धोने में मसरूफ हो गई, ज़ैनब अपनी किताबों में गुम हो गई और मरियम बावर्ची खाने में पुलाव की तैयारी में लग गई। खान साहब स्कूल चले गए, लेकिन जाते हुए उनके जहन में तशवीश के बादल छाए हुए थे। आयशा की शादी, फातिमा की परेशानी और सबसे बढ़कर वो कर्ज जो उन्हें सलाह अद्दीन सुदखूर से लेना पड़ा था। अपनी बीवी नसीम की बीमारी के इलाज के लिए लिया गया वो कर्ज अब खां साहब की जिंदगी पर ग्रहण बनकर छा गया था। बाब दोम, वाकया का आगाज शाम को जब सूरज की आखिरी किरणें भी ढल गईं, मरियम कोठी की छत पर गई।
अभी भी गर्मी थी लेकिन हवा सुहानी लग रही थी। उसने छत पर रखी पुरानी अलमीरा को साफ करने का फैसला किया, जिसमें बहुत सा सामान रखा हुआ था। वो चलती चलती एक पुराने बक्से के पास पहुंची, जिस पर अनसीम लिखा हुआ था। ये उसकी उम्मी का बक्सा था। मजस्सिस होकर मरियम ने बक्से का ढक्कन खोला और अंदर झांका। बक्से में पुराने कपड़े, तस्वीरें और कुछ खतूत थे। मरियम ने तस्वीरों को देखा तो इनमें उसकी माँ के साथ खां साहब की कुछ तस्वीरें थीं जब वो जवान थे। फिर उसकी नजर एक लिफाफे पर पड़ी, जिस पर अनसीम का नाम लिखा हुआ था और उसके साथ एक तारीख जो उसकी माँ की मौत से कुछ ही दिन पहले की थी। मरियम ने खत को खोला और पढ़ना शुरू किया। खत में लिखा था, मोहतरमा नसीम खानम, आखिरी बार आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप और आपके शोहर पर बाकी कर्ज की अदायगी वाजिब है। अगर ये रकम कल तक जमा न की गई तो मुझे मजबूरन सख्त इक़दामात करने पड़ेंगे। आप जानती हैं कि मैं अपने पैसों के मामले में कितना सख्त हूं। सलाहुद्दीन अल मरियम की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने मजीद खतूत पढ़े, जिनमें एक तरफ से धमकियां थीं और दूसरी तरफ से मंत समाजत। एक खत में उसकी मां ने लिखा था, सलाह साहिब, मैं आपसे आखिरी बार गुजारिश करती हूं कि हमें थोड़ा वक्त दें। मेरी सेहत बेहतर होते ही मैं आपका सारा कर्ज अदा कर दूंगी। मुझे पता है कि आपने मेरी बीमारी के इलाज के लिए कर्ज दिया था, लेकिन अब सूद इतना ज्यादा हो गया है कि हम परेशान हैं। मेरे शोहर निजामुद्दीन को इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं नहीं चाहती कि वो परेशान हूं। मेहरबानी करके हमें थोड़ा वक्त दें। मरियम ने खतूत को देखते हुए अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। क्या यही वजह थी उसकी मां की अचानक मौत की? क्या ये कर्ज अभी भी बाकी था? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने फैसला किया कि वो आयशा को ये बात बताएगी। मरियम ने सारी चीजें संभालें और अपने साथ लेकर नीचे आ गई। वो सीधी आयशा के कमरे में गई, जहां वो पढ़ रही थी। आपा, आपा, मुझे आपको कुछ दिखाना है, मरियम ने हानिपते हुए कहा। आयशा ने अपनी किताब से नजरें हटाईं और मरियम की तरफ देखा। क्या हुआ मरियम, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मरियम ने सारे खतूत आयशा को दिखाए और जो कुछ उसने पढ़ा था बताया। आयशा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने खतूत बड़ी दिक्कत से पढ़े और फिर उनको मरियम को वापस करते हुए कहा, मरियम, ये बात किसी को नहीं बताना, खासकर बाबा को नहीं। मुझे पहले पता लगाना है कि ये सलाहुद्दीन कौन है और उसका कर्ज कितना है। लेकिन आपा, अगर ये उम्मी की मौत से जुड़ा है तो? मरियम की आंखों में आंसू आ गए। आयशा ने मरियम को गले लगाया। मरियम, मैं पता लगाऊंगी। मुझे यकीन है कि उम्मी की मौत की वजह बीमारी थी, लेकिन अगर कुछ और बात है तो मैं पता लगा कर रहूंगी। मरियम ने सर हिलाया और कमरे से बाहर चली गई। आयशा अपने कमरे में अकेली रह गई। उसके जहन में हजारों सवाल चक्कर लगा रहे थे। उसने फैसला किया कि वो अपनी खाला, जो उसकी माँ की बहन थी, से मिलेगी और उनसे इस बारे में पूछेगी। बापसूम बढ़ती हुई कश्मकश अगले दिन आयशा अपनी खाला के घर गई। ज़ाहदा खाला लाहौर के अंदरून शहर में रहती थी। वो एक वीदू थीं और अपने बच्चों के साथ एक छोटे से मकान में रहती थीं। आयशा ने दरवाजा खटखटाया तो खाला ने दरवाजा खोला और आयशा को देखकर खुश हुए। आओ बेटी, कैसी हो? बाबा कैसे हैं? और तुम्हारी बहनें? खाला ने आयशा को गले लगाते हुए पूछा। सब ठीक हैं खाला, मैं आपसे कुछ बात करने आई हूं, आयशा ने कहा। हाँ बेटी, क्या बात है? खाला ने पूछा। आयशा ने खाला को मरियम की मिली हुई खतूत के बारे में बताया और पूछा, खाला, क्या आपको पता था कि अम्मी की मौत के वक्त बाबा पर कितना कर्ज था? और ये सलाहुद्दीन कौन है? ज़ाहिदा खाला का चेहरा पीला पड़ गया। बेटी, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? कुछ बातें बेहतर हैं कि वो दफन ही रहें। खाला, मुझे सच जानना है। अगर बाबा अभी भी मुश्किल में हैं तो मुझे पता होना चाहिए, आयशा ने इसरार किया। खाला की आंखों में आंसू आ गए। आयशा, तुम्हारी अम्मी को कैंसर था, ये तुम जानती हो। उसके इलाज के लिए बहुत पैसा लगा और खां साहब की सैलरी से ये नहीं हो रहा था। उन्होंने अपने दोस्तों से कर्ज लिया, लेकिन वो भी काफी नहीं था। फिर तुम्हारी अम्मी ने खफिया तौर पर सलाहुद्दीन से कर्ज लिया, जो हमारे मोहल्ले का सबसे बड़ा सूदखोर है।
और फिर? आयशा ने पूछा। फिर नसीम की हालत बिगड़ती गई और उसे कराची शिफ्ट करना पड़ा, जहां इलाज बेहतर था, और तुम जानती हो वहां उसकी मौत हो गई। खाला ने आंसू पूंछते हुए कहा। लेकिन खाला, क्या आपको लगता है कि अम्मी की मौत कुदरती थी? आयशा ने पूछा। खाला ने आयशा को घूरा। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि क्या सलाहुद्दीन का कोई हाथ था? आयशा की आवाज कांप रही थी। अल्लाह खैर करे, ये तुम क्या कह रही हो? सलाहुद्दीन खतरनाक आदमी है, उसने बहुत लोगों को तबाह किया है, लेकिन कत्ल मैं नहीं जानती। खाला ने सिर हिलाया। आयशा ने पूछा, क्या आपको लगता है कि बाबा उसे अभी भी पैसे देते हैं? मुमकिन है, क्योंकि कर्ज बहुत ज्यादा था और सौत तो रहता ही है। लेकिन आयशा, तुम इन मामलों से दूर रहो। सलाख, अद्दीन एक खतरनाक आदमी है, खाला ने आयशा के हाथ पकड़कर कहा। आयशा खाला के घर से वापस आते हुए सोच में डूबी हुई थी। उसने रास्ते में मुंह दी गेट पर रखने का फैसला किया, जहां उसके वालिद के एक दोस्त की दुकान थी। हमीद चाचा उसके वालिद के बचपन के दोस्त थे और शायद वो कुछ बता सकें। हमीद चाचा की दुकान पर पहुंची तो वो खाने की तैयारी कर रहे थे। आयशा ने सलाम किया और पूछा, चाचा, क्या आपको पता है कि बाबा पर कितना कर्ज है? हमीद चाचा ने हैरत से आयशा को देखा। ये तुम क्यों पूछ रही हो बेटी? चाचा, मैंने कुछ खतूत देखे हैं और मुझे पता चला है कि बाबा पर कर्ज है। मुझे बस ये जानना है कि कितना। आयशा ने कहा। हमीद चाचा थोड़ी देर खामोश रहे और फिर बोले, देखो बेटी, तुम्हारे बाबा ने मुझसे वादा लिया है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना कह दूंगा कि रकम बहुत ज्यादा है, खासकर सौद की वजह से। सलाहुद्दीन एक जालिम आदमी है, वो सौद पर सूद लेता है। क्या बाबा अभी भी कर्ज अदा कर रहे हैं? आयशा ने पूछा। हाँ बेटी, वो हर महीने अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा उसे देते हैं, इसलिए वो तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं ताकि घर का बोझ कम हो। हमीद चाचा ने आहिस्ता से कहा। आयशा को जैसे सांप सौंग गया। उसने हमीद चाचा से खुदा हाफजी की और घर की तरफ चल दी। रास्ते में वो सोचती रही कि कैसे अपने वालिद और बहनों की मदद करे। जब वो घर पहुंची तो फातिमा बावर्ची खाने में अकेली बैठी रो रही थी। आयशा ने उसे देखा और पूछा, फातिमा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? फातिमा ने अपने आंसू साफ किए और कहा, कुछ नहीं आपा, बस ऐसे ही। आयशा ने फातिमा के हाथ पकड़े और कहा, फातिमा, मुझे बताओ क्या हुआ है? तुम जब से आई हो मुझे लगता है तुम कुछ छिपा रही हो। फातिमा कुछ देर खामोश रही, फिर फूट फूट कर रोने लगी। आपा, मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। आदिल मुझसे बहुत बदसलूकी करता है। वो मुझे मारता है, गालियां देता है और मुझे कहीं जाने की इजाजत नहीं देता। मैंने बाबा को नहीं बताया क्योंकि वो पहले ही बहुत परेशान है। आयशा का दिल टूट गया। उसने फातिमा को गले लगाया। फातिमा, तुम क्यों नहीं बताया मुझे पहले? हम कुछ करेंगे तुम्हें इस जिंदगी से। फातिमा की ये बात सुनकर आयशा को गहरा सदमा पहुंचा। वो कुछ देर दोनों बहनें खामोशी से एक दूसरे के गले लगी रहीं। आखिर आयशा ने उस खामोशी को तोड़ा। फातिमा, अब कोई डर नहीं, तुम यहीं रहोगी हमारे साथ, मैं तुम्हें वहां वापस नहीं जाने दूंगी। आयशा ने अपनी बहन को तसल्ली दी। लेकिन आपा, बाबा को क्या कहूं कि वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि उनकी बेटी की शादी नाकाम हो गई? मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? फातिमा की आवाज में खौफ था। आयशा ने फातिमा के बालों को प्यार से सहलाते हुए कहा, फातिमा, तुम्हारी जिंदगी को खतरे में डालने से अच्छा है कि लोग कुछ भी कहें। बाबा भी समझ जाएंगे, वो तुम्हें प्यार करते हैं, फिक्र न करो। अभी वो बातें कर ही रही थीं कि ज़ैनब कमरे में दाखिल हुई। उसने दोनों बहनों को गले लगे देखा और पूछा, क्या हुआ? दोनों इतनी परेशान क्यों हो? आयशा ने ज़ैनब को एक इशारा किया कि वो बाद में बात करेंगी। ज़ैनब ने इशारा समझ लिया और बावर्ची खाने से बाहर चली गई। आज के कुछ देर बाद आयशा ने ज़ैनब को सब कुछ बताया, फातिमा की मुश्किलात और वो खतूत जो मरियम को मिले थे। ज़ैनब ने सब कुछ बड़े गौर से सुना और फिर कहा, हमें बाबा से बात करनी चाहिए, वो हमें सब कुछ बताएंगे। हाँ,
लेकिन अभी ठीक वक्त नहीं है। मैं पहले सलाहुद्दीन के बारे में मजीद मालूमात हासिल करना चाहती हूँ, आयशा ने जवाब दिया। आज दिन शाम को खान साहब घर आए तो उनका चेहरा पैला था और माथे पर पसीने की बूंदें थीं। उन्होंने कोई खाना नहीं खाया और सीधे अपने कमरे में चले गए। मरियम ने उनके लिए चाय बनाई और कमरे में ले गई। बाबा, आप ठीक तो हैं ना? मरियम ने पूछा। खान साहब ने मरियम की तरफ देखा और मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ बेटी, बस थोड़ी थकान है। मरियम ने चाय रखी और बाहर आ गई। वो सीधी आयशा के पास गई और बताया कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं लग रही। आयशा फौरन उनके कमरे में गई। खान साहब अपने बिस्तर पर दराज थे और उनकी सांस तेज तेज चल रही थी। आयशा ने उनका ब्लड प्रेशर चेक किया, जो बहुत ज्यादा था। बाबा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ, आयशा ने फिक्रमंदी से कहा। नहीं बेटी, कोई जरूरत नहीं, बस मेरी दवाई दे दो, मैं ठीक हो जाऊंगा, खान साहब ने कमजोर आवाज में कहा। आयशा ने उनकी दवाई लाकर दी और उनके पास बैठ गई। कुछ देर के बाद जब खान साहब को थोड़ा आराम महसूस हुआ, आयशा ने पूछा, बाबा, आज क्या हुआ था? आप परेशान लग रहे हैं। खान साहब ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, कुछ नहीं बेटी, बस स्कूल में थोड़ा तनाव था। बाबा, मैं जानती हूं कि बात सिर्फ स्कूल की नहीं है, क्या ये सलाहुद्दीन की वजह से है? आयशा ने पूछा। खान साहब के चेहरे पर हैरत के आसार नुमायां हुए। तुम्हें कैसे पता? बाबा, मैंने उम्मी के कुछ खतूत पढ़े हैं जो मरियम को छत पर मिले। मैं जानती हूं कि आप पर कर्ज है, आयशा ने आहिस्ता से कहा। खान साहब ने आंखें बंद कर लें और उनके चेहरे पर तकलीफ के आसार दिखाई दिए। मैं नहीं चाहता था कि तुम लोगों को इस बारे में पता चले। ये मेरा मसला है, मैं खुद निपट लूंगा। बाबा, हम आपकी फैमिली हैं, आपके मसाइल हमारे भी हैं, हमें बताएं क्या हुआ है? आयशा ने उनका हाथ पकड़ा। खान साहब ने आंखें खोलें और कहा, तुम्हारी उम्मी को कैंसर था, ये तुम जानती हो। इसके इलाज के लिए बहुत पैसा लगा। मैंने अपने दोस्तों से कर्ज लिया, लेकिन वो काफी नहीं था। फिर मैंने घर की कुछ चीजें बेचें, यहां तक कि तुम्हारी उम्मी के जेवरात भी, लेकिन कराची में इलाज बहुत महंगा था। तो आप सलाहुद्दीन के पास गए? आयशा ने पूछा। नहीं, मैं नहीं गया था, तुम्हारी उम्मी गई थी। मुझे बाद में पता चला जब सलाहुद्दीन मेरे पास आया और कर्ज की वसूली की बात की, तब तक तुम्हारी उम्मी इंतकाल कर चुकी थी। खान साहब की आवाज भर आई। आपके ऊपर कितना कर्ज है बाबा? आयशा ने पूछा। शुरू में 5 लाख था, लेकिन अब सूद के साथ तकरीबन 20 लाख हो गया है। मैं हर महीने अपनी सैलरी से जितना दे सकता हूँ देता हूँ, लेकिन सूद की वजह से कर्ज कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है, खान साहब ने बताया। आयशा हैरान रह गई। 20 लाख रुपए, ये एक बहुत बड़ी रकम थी। बाबा, क्या आपको कभी शक हुआ कि उम्मी की मौत तभी नहीं थी? आयशा ने आहिस्ता से पूछा। खान साहब के चेहरे पर दहशत के आसार नुमायां हुए। क्यों? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? बाबा, मरियम को मिले खतूत में से एक में सलाहुद्दीन ने उम्मी को धमकी दी थी और उसके कुछ ही दिनों बाद उनकी मौत हो गई, आयशा ने कहा। खान साहब का चेहरा पीला पड़ गया। मैंने भी शक किया था। कराची के डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें कैंसर था, लेकिन आखिरी वक्त में उनकी हालत अचानक बिगड़ गई थी। मैंने पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। कोई सबूत नहीं था। तो आपको शक है कि सलाहुद्दीन ने उम्मी को? आयशा बात पूरी नहीं कर सकी। हाँ, मुझे शक है, लेकिन मैं क्या कर सकता था? मेरे पास कोई सबूत नहीं था और ऊपर से मैं पर कर्ज था। सलाहुद्दीन के बहुत आदमी हैं, उसकी पुलिस में भी ऊंची पहुंच है, खान साहब ने कहा। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई कि उसका शक दुरुस्त था। उसके वालिद पर न सिर्फ 20 लाख का कर्ज था, बल्कि उनकी मां की मौत में भी कुछ मशकूक था। बाप पंजम। उरूज आयशा ने अपने वालिद से बात करने के बाद ज़ैनब और मरियम को अपने कमरे में बुलाया और उनको सब कुछ बताया। फातिमा पहले से ही उनके साथ थी। चारों बहनें ये सुनकर हैरान रह गईं कि उनकी मां की मौत में सूदखोर सलाहुद्दीन का हाथ हो सकता है। हमें कुछ करना होगा, हम अपने बाबा को इस तरह से परेशान नहीं देख सकते, ज़ैनब ने कहा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं?
हमारे पास 20 लाख रुपए कहां से आए? के मरियम ने पूछा। मेरे पास एक आइडिया है, आयशा ने कहा। अगर हम सब काम करें तो शायद हम इस कर्ज से निजात पा सकें। मेरा मेडिकल टेस्ट हो गया है, मैं पार्ट टाइम काम कर सकती हूँ। ज़ैनब, तुम कानून की तालबा हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या हम कानूनी तौर पर कुछ कर सकते हैं। ज़ैनब ने सिर हिलाया। मैं अपने प्रोफेसर से बात करूंगी, वो एक अच्छे वकील हैं और शायद हमारी मदद कर सकें। मैं भी काम करूंगी, फातिमा ने कहा। मैं सिलाई का काम अच्छा करती हूँ, मैं घर पर ही सिलाई का काम शुरू कर सकती हूँ और मैं स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ, मरियम ने कहा। आयशा ने अपनी बहनों को गले लगाया। हम सब साथ मिलकर इस मुश्किल से निकल जाएंगे, लेकिन इससे पहले हमें बाबा को सच्चाई बतानी होगी कि हम सब जानते हैं और हम उनकी मदद करना चाहते हैं। चारों बहनें खां साहब के कमरे में गईं। खां साहब अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे थे। आयशा ने उनको बताया कि वो सब जानती हैं और वो सब उनकी मदद करना चाहती हैं। खान साहब की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम लोगों को इस मुश्किल में नहीं डालना चाहता, ये मेरी गलती है, मैं खुद निमट लूंगा। बाबा, हम आपकी फैमिली हैं, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, फातिमा ने कहा। हाँ बाबा, हम सब साथ मिलकर इस मुश्किल से निकल जाएंगे, ज़ैनब ने इजाफा किया। खान साहब ने अपनी बेटियों को गले लगाया। अल्लाह तुम सबको सलामत रखे, तुम मेरी जिंदगी का सहारा हो। आज के बाद चारों बहनों ने अपने मंसूबे पर अमल करना शुरू कर दिया। आयशा ने एक लोकल क्लिनिक में पार्ट टाइम काम शुरू किया। ज़ैनब ने अपने प्रोफेसर से मशवरा लिया और कानूनी रास्ता तलाश करना शुरू किया। फातिमा ने घर पर सिलाई का काम शुरू किया और मरियम ने ट्यूशन देना शुरू कर दिया। एक दिन जब आयशा क्लिनिक से वापस आ रही थी, उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जो फुटपाथ पर खड़ा था। आयशा बेटी तुम ही हो ना? इस आदमी ने पूछा। आयशा हैरानी से इस आदमी को देखती रही। जी, मैं आयशा हूं, आप कौन हैं? मेरा नाम महमूद है, मैं तुम्हारी उम्मी का दोस्त था, मुझे तुमसे बात करनी है, महमूद ने कहा। आयशा महमूद के साथ एक रेस्टोरेंट में गई। वहां महमूद ने उसे बताया कि वो थाने में एक सब इंस्पेक्टर है और उसकी उम्मी की मौत के वक्त वो कराची में तैनात था। तुम्हारी उम्मी ने मुझे एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने सलाहुद्दीन के बारे में बताया था। वो इससे डरी हुई थी। मैं उनसे मिलने गया था, लेकिन तब तक उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, महमूद ने बताया। क्या आपको लगता है कि सलाहुद्दीन ने मेरी उम्मी को? आयशा ने पूछा। मैं कुछ सबूत के बगैर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, मुझे शक है। सलाहुद्दीन के बारे में कहा जाता है कि वो अपने कर्जदारों को तंग करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, महमूद ने कहा। तो आप हमारी मदद करेंगे? आयशा ने उम्मीद से पूछा। मैं तुम्हारे वालिद के कर्ज के बारे में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम अपनी उम्मी की मौत के बारे में कुछ सबूत ला सको तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, महमूद ने कहा। आयशा के दिल में एक उम्मीद की किरण जगी। उसने महमूद को शुक्रिया अदा किया और घर वापस आ गई। उसने अपनी बहनों को महमूद के बारे में बताया और अपनी उम्मी की मौत के बारे में सबूत तलाश करने का फैसला किया। बाब शश्म गिरती हुई कशमकश 2 महीने गुजर गए। चारों बहनों ने मिलकर 6 लाख रुपए जमा कर लिए थे। ये रकम 20 लाख के मुकाबले में बहुत कम थी, लेकिन ये एक आगाज था। ज़ैनब ने अपने प्रोफेसर इरशद साहब की मदद से सलाहुद्दीन के खिलाफ कानूनी रास्ता तलाश करना शुरू किया था। अरशद साहब ने बताया कि सलाहुद्दीन जैसे सौदखोर के खिलाफ कानून में बहुत सी दफात मौजूद हैं, लेकिन सबूत की कमी की वजह से उन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। उन्होंने ज़ैनब को मशवरा दिया कि वो सलाहुद्दीन के साथ एक मीटिंग तय करें और उसे समझाएं कि वो सूद कम करे। आयशा और ज़ैनब सलाहुद्दीन से मिलने गए। सलाहुद्दीन एक बड़े से बंगले में रहता था जो उसकी दौलत का सबूत था। 2 पहरों ने उन्हें रोका और पूछा कि वो कौन हैं और किससे मिलना चाहती हैं। हम सलाहुद्दीन साहब से मिलना चाहते हैं, हम निजामुद्दीन खां की बेटियां हैं, आयशा ने बताया। पहरेदार ने उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे दी। वो दोनों अंदर गए और सलाहुद्दीन के सामने बैठे। सलाहुद्दीन एक मोटा आदमी था जिसकी आंखों में सर्दी थी। तो तुम खां साहब की बेटियां हो?
क्या तुम पैसे लेकर आई हो? सलाहुद्दीन ने पूछा। हम आपसे बात करने आए हैं। हमारे वालिद पर जो कर्ज है वो बहुत ज्यादा हो गया है। हम चाहते हैं कि आप सूद कम कर दें ताकि हम असल रकम वापस कर सकें। ज़ैनब ने कहा। सलाहुद्दीन ठठाकर हंसा। सूद कम कर दूं? कारोबार ऐसे नहीं चलता बेटी। मैंने तुम्हारे वालिद को पैसे दिए हैं और मुझे अपना मुआवजा चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि यह नाजायज है। हमारे कानून के मुताबिक इतना ज्यादा सूद लेना जुर्म है। ज़ैनब ने कहा। कानून? सलाहुद्दीन फिर से हंसा। बेटी, तुम नहीं जानती कि इस शहर में कानून कौन बनाता है? आयशा का गुस्सा बढ़ रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। सलाह साहब, हम जानते हैं कि आपने हमारी अम्मी को धमकियां दी थीं। हमारे पास खतूत हैं। सलाहुद्दीन का चेहरा थोड़ा सा बदला, लेकिन वो जल्दी ही संभल गया। मैंने किसी को धमकियां नहीं दी। मैं सिर्फ अपना पैसा वापस मांगता हूं। और हमारी अम्मी की मौत, क्या आपका इसमें कोई हाथ नहीं था? आयशा ने आंखों में आंसू लिए हुए पूछा। देखो बेटी, मैं नहीं जानता कि तुम क्या कह रही हो। तुम्हारी अम्मी की मौत एक बदकिस्मती थी, लेकिन मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। अब तुम लोग जाओ और जल्द से जल्द पैसे लेकर आओ, वरना मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। सलाहुद्दीन ने कहा। आयशा और ज़ैनब ने एक दूसरे को देखा और फिर वहां से चले गए। रास्ते में ज़ैनब ने कहा, आयशा, मुझे लगता है कि सलाहुद्दीन ही उम्मी की मौत का जिम्मेदार है। तुमने देखा कि जब तुमने ये बात पूछी तो उसका चेहरा कैसे बदला। हाँ, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हमें सबूत तलाश करना होगा। आयशा ने कहा। जब वो घर पहुंचे तो देखा कि खां साहब की तबीयत फिर से खराब हो गई है। इन्हें दिल का दौरा पड़ा था और मरियम उन्हें अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रही थी। बाप छुट्टा, गरती हुई कशमकश जारी, आयशा फौरन अपने वालिद के पास गई और इनका चेकअप किया। बाबा, आपको फौरन अस्पताल ले जाना होगा। आपकी हालत ठीक नहीं है। मरियम ने पहले ही एम्बुलेंस को फोन कर दिया था। कुछ ही देर में एम्बुलेंस पहुंच गई और खान साहब को अस्पताल ले जाया गया। चारों बहनें उनके साथ गईं। अस्पताल में डॉक्टर ने खान साहब का मुआयना किया और बताया कि उन्हें हल्का दिल का दौरा पड़ा है और उन्हें आराम की जरूरत है। खान साहब को अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। आयशा अस्पताल में अपने वालिद के पास बैठी थी जब उसके मोबाइल पर एक फोन आया। ये महमूद का फोन था। आयशा बेटी, मैंने कुछ दरियाफ्त किया है। क्या तुम कल मुझसे मिल सकती हो? महमूद ने पूछा। जी जरूर, लेकिन मेरे वालिद की तबीयत ठीक नहीं है। वो अस्पताल में है। आयशा ने जवाब दिया। अफसोस है, मैं आज रात अस्पताल आ जाता हूँ। शायद मेरी मालूमात से तुम्हारे वालिद को आराम मिले, महमूद ने कहा। आयशा ने बाकी बहनों को बताया कि महमूद आने वाला है। कुछ घंटों बाद महमूद अस्पताल पहुंच गया। उसने खान साहब से मुख्तसर मुलाकात की और फिर आयशा को एक तरफ ले गया। आयशा, मैंने तुम्हारी उम्मी की मेडिकल रिपोर्ट देखी है। उनकी मौत मशकूक है। रिपोर्ट में लिखा है कि उनके खून में एक खास किस्म का जहर पाया गया था जो आम तौर पर चूहों को मारने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन डॉक्टर ने उसे नजरअंदाज किया क्योंकि उनका ख्याल था कि ये किसी दवाई का मजर असर हो सकता है, महमूद ने बताया। आयशा के जिस्म में एक लहर दौड़ गई। तो आप कह रहे हैं कि मेरी अम्मी को जहर दिया गया था? हाँ, मेरा यही ख्याल है। और मैंने ये भी पता लगाया है कि सलाहुद्दीन का एक आदमी जिसका नाम जावेद है, वो इस वक्त कराची में था जब तुम्हारी अम्मी का इंतकाल हुआ। वो एक अस्पताल के मुलाजिम को जानता था जो तुम्हारी अम्मी के कमरे में आने जाने वालों की चेकिंग करता था, महमूद ने बताया। तो आपको लगता है कि इस जावेद ने मेरी अम्मी को जहर दिया? आयशा ने पूछा। मैं कुछ यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन ये मुमकिन है। मैं अभी थोड़ी और तहकीक कर रहा हूँ। मैंने उस मुलाजिम को ढूंढ लिया है और उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, महमूद ने जवाब दिया। आयशा ने महमूद का शुक्रिया अदा किया और उससे वादा लिया कि वो उसे अगली मालूमात से आगाह करेगा। फिर वो अपने वालिद के पास वापस चली गई। खान साहब को 2 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टर ने उन्हें तनबिया की कि वो तनाव से बचें और आराम करें। घर पहुंचते ही
आयशा ने अपने बाकी बहनों को महमूद की बातें बताईं। अगर ये सच है तो हमें उसे साबित करना होगा। सलाहुद्दीन बहुत ताकतवर है, हमें मजबूत सबूत की जरूरत होगी। ज़ैनब ने कहा, मैं महमूद अंकल से बात करती हूँ, शायद वो हमें कुछ और मालूमात दे सकें। आयशा ने कहा। अगले दिन आयशा और ज़ैनब महमूद से मिलने गईं। महमूद ने उन्हें बताया कि उसने अस्पताल के मुलाजिम से बात की है जिसका नाम अहमद है। अहमद ने तस्दीक की है कि जावेद अस्पताल में आया था और उसने उसे पैसे दिए थे ताकि वो उसे उनकी मां के कमरे में जाने दे। लेकिन अहमद ये नहीं कह सकता कि जावेद ने क्या था। वो कहता है कि उसने जावेद को सिर्फ कमरे में दाखिल होते देखा था और फिर कुछ देर बाद बाहर निकलते देखा था। महमूद ने बताया, क्या अहमद कोर्ट में गवाही दे सकता है? ज़ैनब ने पूछा। शायद, लेकिन वो डरा हुआ है। सलाहुद्दीन के आदमी उसे धमकी दे सकते हैं। महमूद ने जवाब दिया। तो अब हम क्या करें? आयशा ने पूछा। मेरे पास एक मंसूबा है, महमूद ने कहा। हमें जावेद को पकड़ना होगा और उससे एतराफ़ करवाना होगा। मैंने पता लगाया है कि वो हर जुमारात को एक मखसूस रेस्तोरां में जाता है। हम वहां इससे मिल सकते हैं। आयशा और ज़ैनब ने महमूद के साथ मंसूबा बनाया। अगले जुमारात को वो तीनों इस रेस्तोरां में गए। जावेद एक कोने में बैठा था। महमूद ने उसे पहचान लिया और आयशा और ज़ैनब को बताया कि वो कुछ देर इंतजार करें। महमूद जावेद के पास गया और उसके साथ बैठ गया। दोनों में कुछ देर बात हुई। फिर जावेद का चेहरा तब्दील हो गया। वो उठा और बाहर निकलने लगा, लेकिन महमूद ने उसे रोक लिया। दोनों में कुछ बहस हुई। फिर महमूद ने अपना ID कार्ड दिखाया और जावेद को अपने साथ ले गया। आयशा और ज़ैनब ने ये सब देखा और फिर रेस्तोरां से बाहर निकल गए। महमूद ने जावेद को अपनी गाड़ी में बैठाया था। उसने आयशा और ज़ैनब को इशारा किया कि वो भी गाड़ी में बैठ जाएं। जावेद, ये दोनों निज़ामुद्दीन खां की बेटियां हैं। उनकी मां के बारे में आपको कुछ बताना है, महमूद ने कहा। जावेद ने आयशा और ज़ैनब को देखा और फिर नीचे देखने लगा। मुझे कुछ नहीं बताना। जावेद, हम जानते हैं कि आपने हमारी उम्मी को जहर दिया था। अहमद ने हमें बताया है कि आप उनके कमरे में गए थे। आयशा ने कहा, मैं वहां गया था लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, जावेद ने जवाब दिया। जावेद, हम आपके खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं। अगर आप हमें सच बता दें तो शायद हम आपकी मदद कर सकें, ज़ैनब ने कहा। जावेद ने दोनों बहनों को देखा और फिर महमूद की तरफ देखा। ठीक है, मैं बताता हूँ। हाँ, मैंने आपकी उम्मी के खाने में जहर मिलाया था। सलाह साहब ने मुझे हुक्म दिया था। उन्होंने कहा था कि आपकी उम्मी को डराना है ताकि वो अपने शौहर को कर्द अदा करने पर मजबूर करें। लेकिन मैंने ज्यादा मिकदार में जहर दे दिया, जिसकी वजह से उनकी हालत बिगड़ गई। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। तो आपने मेरी उम्मी को जानबूझकर मारा? नहीं, मैंने उन्हें मारना नहीं चाहा था। वो एक हादिसा था। मैंने सिर्फ उन्हें बीमार करना चाहा था, जावेद ने कहा। क्या आप अदालत में ये सब बयान देंगे? महमूद ने पूछा। जावेद ने डर से सिर हिलाया। सलाह साहब मुझे मार डालेंगे। हम आपकी हिफाजत करेंगे। आप एक गवाह की हैसियत से हमारी मदद करेंगे, महमूद ने उसे यकीन दिलाया। जावेद ने आखिर कारहाँ कर दी। महमूद ने उसे पुलिस स्टेशन ले जाया और उसका बयान रिकॉर्ड करवाया। इस बयान की बुनियाद पर सलाहुद्दीन के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया। बाब हफ्तम अंजाम सलाहुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर कत्ल, ब्लैकमेलिंग और गैर कानूनी सौदखोरी के इल्जामात लगाए गए। जावेद की गवाही और अहमद की तस्दीक ने केस को मजबूत बना दिया। अदालत में जज ने सलाहुद्दीन को मुजरिम करार दिया और उसे 15 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी हुक्म दिया कि सलाहुद्दीन खां साहब को वो कर्ज वापस करे जो उसने गैर कानूनी तौर पर वसूल किया था और नुकसान के मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपए अदा करे। खान साहब की तबीयत दिन बह दिन बेहतर होती गई। अब उन पर कोई कर्ज नहीं था, बल्कि उनके पास 50 लाख रुपए थे जो उन्होंने अपनी बेटियों के मुस्तकबल के लिए महफूज कर दिए। फातिमा ने अपने शौहर से तलाक ले ली और अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर दी। ज़ैनब ला की पढ़ाई मुकम्मल करके एक कामयाब वकील बन गई। आयशा ने तब की तालीम मुकम्मल की और एक मारूफ डॉक्टर बन गई। मरियम ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और एली नंबर हासिल किए। एक शाम
जब चारों बहनें और उनके वालिद बागीचे में बैठे चाय पी रहे थे, खां साहब ने कहा, मैं तुम सब पर बहुत फख्र करता हूं। तुमने मुझे और तुम्हारी अम्मी को सरबुलंद किया है। बाबा, हमने सिर्फ वही किया जो आपने हमें सिखाया था, सच्चाई के लिए खड़े होना और हक की लड़ाई लड़ना। आयशा ने कहा, हाँ बाबा, और हम हमेशा आपके साथ हैं, हर मुश्किल वक्त में। फातिमा ने इजाफा किया, हमने एक सख्त वक्त से गुजर कर सीखा है कि खानदान ही सबसे बड़ा सहारा है। ज़ैनब ने कहा, और मैंने सीखा है कि हौसला और हिम्मत से कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। मरियम ने मुस्कुराते हुए कहा। खां साहब ने अपनी बेटियों को गले लगाया। तुम्हारी उम्मी को तुम पर बहुत फख्र होता। वह पांचों चांद की रोशनी में आसमान की तरफ देखते रहे। कहीं दौर से एक हल्की हुआ चली, जैसे नीलम खां अपने खानदान को अपना प्यार भेज रही हूं।